ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 पर खास पेशकश मनी सेंट्रल। मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं रोज की तरह। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, आप पर्दा हटाइए उस पर से। शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है, सारे दर्शकों का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आज की, भारत में बेरोजगारी से जुड़े हुए जो नए आंकड़े आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। लोग क्या रोजगार की उम्मीद छोड़ रहे हैं? और दूसरी बड़ी खबर, एलन मस्क ट्विटर खरीद पाएंगे? उनको खरीदने के लिए भी और आगे कितना जाना होगा, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो बात ट्विटर पर होगी, बात आपके रोजगार पर होगी, लेकिन और बात किन बातों पर होगी, किन मुद्दों पर होगी, उसके लिए देखते हैं ऑन द शो। तो बात शुरुआत होगी आज एलआईसी से। जी हाँ, क्या एलआईसी के आईपीओ की होगी दमदार लिस्टिंग? क्या भारत खुले दिल से कर पाएगा गेहूं का निर्यात? बातें चल रही हैं कि पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में भारत गेहूं भेजेगा, लेकिन क्या वो इतना आसान है? क्या हो पाएगा इंडिया ईयू का एफटीए? रोजगार बाजार में क्यों कम हुए तलबगार? क्या एलन मस्क का हो पाएगा ट्विटर? और चलते चलते आपको बताएंगे कि भारत के बॉन्ड बाजार में आखिर तेज गिरावट क्यों आई। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत एलआईसी से। देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर असमंजस की स्थिति अब साफ होती दिखाई दे रही है। उम्मीद यह है कि एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। सरकार एलआईसी की करीब 3.5% हिस्सेदारी या कहिए 22 करोड़ शेयर बेच रही है, जिससे वो उसको उम्मीद है 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की। एलआईसी की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए रह सकती है, ऐसा अनुमान है। और इसकी एम्बेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ यानी 5.4 लाख करोड़ थी। तो एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखिए तो केवल 1.1 गुने पर एलआईसी अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सर, एलआईसी का साइज घट गया है। एलआईसी ने 5% की जगह 3.5% सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। अब माने एलआईसी का आईपीओ सफल हो सकता है? एलआईसी के आईपीओ में सफलता का रिस्क पहले भी नहीं था, क्योंकि बाजार को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अब जहां सरकार खड़ी है, सरकार का विश्वास थोड़ा ज़्यादा डगमगाया था। पर अगर आप केवल निवेशक के नज़रिए से देखें तो 2-3 चीज़ें या 2-3 डिटेल्स हमारे सामने स्पष्ट होकर सामने आ रहे हैं। एक तो इस प्राइसिंग पर निवेशकों के लिए एलआईसी अच्छी डील है, क्योंकि 1.1 टाइम्स की पे लिस्टिंग हो रही। बाकी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस में, उससे ये इशू टेक्निकली सस्ता है। और इसलिए भारत में ज़्यादातर बड़े निवेशक और खासतौर पे जो एंकर इन्वेस्टर हैं, करीब 60 के करीब एंकर इन्वेस्टर एलआईसी में हैं। और जो चर्चाएं थी उस हिसाब से उन्होंने 13 से 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मेज पर रखे हैं। 21,000 करोड़ का अगर इशू आने वाला है तो उसमें तो प्राइसिंग और वैल्यूएशन के हिसाब से ये अच्छी बाइंग है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मिल रही है, उसका सबसे बड़ा बाजार शेयर है। लेकिन जो पॉइंट नेगेटिव है वो लो फ्लोट है, क्योंकि जो साइज है इशू का वो कम है। और इसलिए छोटे निवेशकों के पास बहुत कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाएगा। फ्लोट कम होने के कारण, बाजार में शेयरों की संख्या कम होने के कारण शायद प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, कम लोगों को मिलेगा। हालांकि एलआईसी ने इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है। बिल्कुल, तो एलआईसी के आईपीओ में निवेशकों की थाली में अगर कुछ बचा है तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि इसमें दमदार बोलियां मिलें और इसकी अच्छी लिस्टिंग भी बाजार में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब होती है गेहूं की। गेहूं के निर्यात पर लेकर पिछले 15 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। बाजार में जिस तरीके की खरीदारी हो रही है, वहां क्या असर है, और सरकार क्या वाकई उतने खुले दिल से निर्यात कर पाएगी जितने उसने दावे किए थे? इस पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए मनोज कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। इस साल फरवरी में जब रूस और यूक्रेन भिड़े तो दुनिया भर में बेचैनी फैल गई। कोविड के जख्म अभी भरे भी ना थे, ऐसे में जंग का खामियाजा दुनिया को डरा रहा था। इस तमाम उलझन के बीच भारत को इस आपदा में एक बड़ा मौका नजर आया। बात थी गेहूं की। यूक्रेन जंग से तबाह हुआ तो दुनिया भर में भारतीय गेहूं के एक्सपोर्ट का बड़ा मौका पैदा हो गया। दरअसल यूक्रेन दुनिया में गेहूं का बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन किसानों और एक्सपोर्टर्स की तो आंखों में कमाई की चमक दिख रही है, लेकिन सरकार बेचैन है। अब इसे विडंबना ही कहा जाए, क्योंकि दुनिया भर से ऑर्डर हैं, लेकिन देश में इस साल गेहूं की पैदावार ही कम होती दिख रही है।
सरकार बीते 2-3 महीने से कोशिश कर रही थी कि यूक्रेन की पस्त हालत का फायदा गेहूं एक्सपोर्ट के तौर पर उठाया जाए, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि शायद ये मुमकिन ना हो। बात दिमाग में ये भी आती है कि हर साल बम्पर पैदावार वाले भारत में इस दफा गेहूं की पैदावार आखिर घट क्यों गई? तो इसकी पहली वजह है मौसम की मार। मार्च में कम बारिश हुई और इसने किसानों के माथे पर पसीना ला दिया। खराब मौसम से गेहूं की पैदावार और क्वालिटी दोनों पर बुरा असर पड़ा है। सरकार के लिए परेशानी इस बात की भी है कि उसके गोदामों में गेहूं का स्टॉक कम है, यानी अब अगले साल के लिए भी एक तय लेवल पर स्टॉक पर पहुंचने की दिक्कत हो सकती है। माने व्हीट एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सरकार के हाथ तंग रहने वाले हैं। इस दफा मंडियों में भी गेहूं कम आ रहा है। दूसरा, किसान सरकार की बजाय निजी आढ़तियों को गेहूं बेच रही है ताकि थोड़ा सा ज्यादा दाम मिल जाए। बरसों बाद ऐसा हो रहा है कि किसानों को गेहूं पर एमएसपी से ज्यादा दाम आढ़तियों से मिल रहा है। कम आमदनी के बुरे दौर से गुजरने के बाद बमुश्किल किसानों के चेहरे पर चमक लौटती दिखी है। अब किसानों की खुशी ने सरकारी गोदामों को सूना कर दिया है। कभी एफसीआई के जिन गेहूं खरीद केंद्रों पर मार मची रहती थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। खरीदारी सीजन के शुरुआती 24 दिन में सिर्फ 136.93 लाख टन गेहूं ही सरकारी एजेंसियां खरीद पाई हैं। पिछले साल इस दौरान 212.67 लाख टन की खरीद हो चुकी थी। अब गेहूं एक्सपोर्ट के मसले पर सरकार निजी एक्सपोर्टरों से पिछड़ती दिख रही है। गेहूं एक्सपोर्ट इस दफा सरकार के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा पीएम नरेंद्र मोदी के बयान से भी लगता है। मोदी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ की मंजूरी मिली तो भारत अपने सरकारी भंडार से दुनिया के गेहूं की जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार है। दरअसल सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट करने में एक इंटरनेशनल रूल का पचड़ा आ रहा है और भारत उसी को बाईपास करने की फिराक में है। डब्ल्यूटीओ का रूल कहता है कि एमएसपी पर खरीदे गए अनाज को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर खरीद बाजार भाव पर हुई हो तो ऐसा किया जा सकता है। यही वजह है कि गेहूं एक्सपोर्ट की ये जंग निजी एक्सपोर्टरों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सरकार डब्ल्यूटीओ के रूल में छूट चाहती है। अब सरकार के गेहूं खरीद के टारगेट भी देख लेते हैं। तो पिछले साल बम्पर फसल थी और सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड 433.44 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल गेहूं खरीद का टारगेट 444 लाख टन रखा गया है। सरकार के पास पिछले साल का 190 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, लेकिन कम खरीदारी का मतलब है कि अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम हो सकता है, यानी सरकार के लिए गेहूं एक्सपोर्ट की गुंजाइश कम ही नजर आती है। सरकार की एक और उलझन भी है, वो है मुफ्त राशन बांटने की स्कीम। कोविड के दौर में शुरू हुई स्कीम और पीडीएस में सरकार को हर महीने करीब 20 लाख टन गेहूं की जरूरत पड़ती है। सरकार सितंबर तक गरीबों को फ्री राशन देगी। अब एक तरफ कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है और दूसरी तरफ है कमाई का मौका। मिलेगी तो एक ही चीज, कम उपज और गोदामों में कम गेहूं के अलावा एक और मसला भी गेहूं एक्सपोर्ट की राह में बड़े गड्ढे की तरह है, वो है क्वालिटी का मसला। कई देशों में क्वालिटी के नियम बेहद सख्त हैं। हाँ, पिछले फिस्कल में भारत रिकॉर्ड 78 लाख टन गेहूं निर्यात करने में कामयाब हुआ था। इसी के दम पर इस वित्त वर्ष में 100 लाख टन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये निर्यात लक्ष्य तभी पूरा होगा जब घरेलू सप्लाई पर्याप्त रहेगी। यानी सरकार के लिए इस वक्त तलवार की धार पर चलने जैसा मामला है। जहां उसकी नजर तो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर मिले बड़े मौके को भुनाने की है, तो दूसरी तरफ उसे घरेलू जरूरतें भी देखनी है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, निर्यात को लेकर जो भी बातचीत थी वो वाकई जितनी उम्मीद थी, जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, तमाम ऐसे फैक्टर इस रिपोर्ट में हमें पता चला। बहुत सारे ऐसे फैक्टर अब बन रहे हैं जो निर्यात सरकार खुले दिल से नहीं कर पाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है डब्ल्यूटीओ में। सर, यहाँ पे गाड़ी कहाँ फंस रही है?
शुभम, हम लोगों ने जब गेहूं के निर्यात पर चर्चा शुरू हुई तो मनी सेंट्रल में एक बार इस पर चर्चा की थी कि घरेलू और विदेशी दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारत के निर्यात की महत्वाकांक्षा पर को रोकने की क्षमता रखते हैं। घरेलू फैक्टर्स पर हमने चर्चा की क्योंकि भारत में कुछ गर्मी बढ़ने के कारण दो प्रमुख राज्यों में हार्वेस्ट में भी कमी आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ जाकर WTO में फंस गया है। भारत अगर अपने सेंट्रल पूल से, अपने भंडार से गेहूं का निर्यात करना चाहेगा तो उसके लिए उसे WTO के नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। भारत उन देशों में है जिन्हें WTO के तहत अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं खरीदने की छूट दी गई है और वो भी सब्सिडी पर। और भारत की सरकार FCI के जरिए अपने बफर स्टॉक के लिए गेहूं खरीदती है और इसलिए वो फूड सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए WTO में या फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस में वो इसको अलाउ किया जाता है। अब ये अनुमति यहाँ सबसे बड़ी बाधा है। अगर सरकार अपने अनाज भंडार से निर्यात करना चाहती है तो WTO शायद उसे उसकी इजाज़त नहीं देगा और दुनिया के देश इस पर आपत्ति करेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपने सस्ता गेहूं खरीदा और उसे बाजार में बेचना चाहते हैं। और इसलिए अभी जब भारत के वित्त मंत्री विदेश की यात्रा पर है, अमेरिका की यात्रा पर है, तो उन्होंने ये कहा भी कि WTO को इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि भारत अपने गेहूं को दुनिया को उपलब्ध कराना चाहता है। लेकिन ट्रेड के रूल्स और भारत के जो कमिटमेंट्स हैं WTO में, वो इसमें सबसे बड़ी व्यवहारिक बाधा हैं। और इसलिए आपको याद होगा कि जब भी तैयारी चल रही थी तब भी सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी मंजूरियों की ज़रूरत है। तो एक तो पहलू ये है कि गेहूं के निर्यात की संभावना सीमित है, WTO इसको अलाउ नहीं करेगा, दुनिया के देश इसको ब्लॉक करेंगे, WTO में विरोध होगा। और दूसरी हमारी घरेलू भीतरी परिस्थितियां हैं, व्हीट की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, भारतीय बाजार में महंगाई चरम पर है। इस बार अगर सरकारी खरीद का आंकड़ा देखा जाए जो इस पैकेज में दिखाया गया तो पिछले साल से काफ़ी कम है। इसलिए ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है और वजह जितना उत्साह हमें गेहूँ के निर्यात को लेकर शुरुआती दिनों में दिखाई दे रहा था वो वास्तविकता से थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो गेहूं का निर्यात शायद उतना संभव नहीं होगा जितने की उम्मीद शुरुआत दिनों में की जा रही थी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जून में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी बातचीत बीते 13-15 सालों में कई बार हुई हैं लेकिन वो परवान नहीं चढ़ी। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत से पहले दोनों पक्षों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन पर सहमति बन गई है। सोमवार को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत दौरे पर हैं और उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है। इसी साल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा कनाडा और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। सर, लंबे समय से इंडिया EU FTA पर बात चल रही है, क्या FTA हो पाएगा पूरा? इतना आसान है? शुभम, आपने ठीक कहा। 2007 से 2013 तक लगभग 16 राउंड्स की बातचीत भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हुई और बाद में बीच में टूट गई क्योंकि ये भारत के लिए सबसे कठिन और सबसे जटिल समझौता है और शायद EU के साथ समझौता इतना आसान और इतना लंबा नहीं होगा। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से एक दोबारा फिर तार जोड़ने की कोशिश की है। जिस काउंसिल का आपने जिक्र किया है, माना जा रहा है कि वो काउंसिल बातचीत के लिए दोनों EU ब्लॉक को और भारत को करीब लाएगी और जो विवाद के विषय हैं उनका समाधान करेगी। पर विवाद के बड़े विषय हैं, जिसका सबसे बड़ा विषय जो विवाद का पिछले 5-6 साल से चर्चा में है वो ये कि EU के पास और EU की अर्थव्यवस्थाओं के पास सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बहुत संभावना है। उनका कहना है कि उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी लीगल सर्विसेज को भारत में आने दिया जाए। भारत में बार काउंसिल इसका विरोध कर रही है और लगातार ये मामला पिछले 6-7 साल से दोनों देशों के बीच उलझा हुआ है और EU इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। EU की दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत को उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए क्योंकि यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट हैं, काफ़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जर्मनी में, इटली में, जो भारतीय बाजार में निर्यात करना चाहती हैं। और भारत का कहना यह है कि हम एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, वो यहाँ आएँ और यहाँ यूनिट्स लगाएं, यहाँ फैक्ट्री लगाएं और हम PLI दे रहे हैं। तो आप PLI के कारण और तमाम प्रोत्साहन के कारण अगर कंपनियों को आप यहाँ बुलाएंगे तो उन्हें ट्रेड में इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, वाइन से जुड़ा हुआ। इन पर भी EU भारत से जबरदस्त कटौती मांग रहा है जो शायद अभी होना संभव नहीं दिखाई दे रही। बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि भारत ने कितनी जमीन छोड़ी। और शुरू में ध्यान रखना पड़ेगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता और सबसे जटिल व्यापार समझौता, और तभी 2007 से इस पर कोई गतिविधि नहीं बढ़ी क्योंकि EU बहुत टफ बार्गेनर है।
ईयू की बार्गेनिंग पावर इसलिए आती है क्योंकि ईयू में आप किसी एक देश से बात नहीं कर रहे होते हैं, ईयू इतने देशों के समूह के तौर पर बात करता है और वो व्यापार समझौते में उसे अपने सारे सदस्य देशों के हितों का ध्यान रखना है, जिनकी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं की ताकत अलग अलग है। जर्मनी की ताकत मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इटली की ताकत ऑटोमोबाइल हो सकती है, ब्रिटेन की स्विट्जरलैंड की ताकत फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है। तो ये डील करना थोड़ा लंबे समय की बात है, पर अगर ये व्यापार समझौता और ईयू के इससे व्यापार समझौते कम है, अगर एक ट्रेड ब्लॉक के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए होता है तो ये फिर नजीर बनेगा बाकी व्यापार समझौतों के लिए। बिल्कुल ये समझना ज़रूरी है कि एक देश से जब आप व्यापार समझौते कर रहे हैं तो केवल उस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर निर्भर करता है, लेकिन 27 देशों का अगर एक समूह व्यापार समझौता कर रहा है तो आपको बहुत सारे देशों का ख्याल रखना और पड़ता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ईयू के साथ एफटीए में है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है, क्योंकि हमें फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी यूरोपियन कंपनियां हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के देशों को देती हैं। भारत को इस एफटीए में, ये एफटीए नॉर्मल गुड्स या मर्चेंडाइज ट्रेड्स का एफटीए नहीं होगा, इसमें सर्विसेज ट्रेड का भी एफटीए होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के इशू भी होंगे, इसलिए ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी ईयू के साथ। उम्मीद है कि साल के अंत तक हम एक छोटा मोटा फ्रेमवर्क बनता देख पाएंगे भारत और ईयू के बीच एफटीए को लेकर, और ये चीज़ हमें करीब से देखनी होगी कि भारत ने इस समझौते के लिए कितनी जगह या कितनी रियायतें ईयू को ऑफर की हैं, उस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल, और ये जैसा अंशुमान जी ने कहा कि अगर ये समझौता होता है, अगर ये एफटीए होता है तो वाकई नज़ीर बनेगा। देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल होती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि देश के 90 करोड़ कामगारों में आधी आबादी यानी करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं और उन्होंने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो हमें बताती है वो ये बताती है कि कितने लोग हमारी कुल कामगार आबादी में से दरअसल नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ये अब कुल कामगार आबादी के 40% के आसपास रह गए हैं। इस आबादी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, योग्यता के बावजूद सिर्फ 9% महिलाओं के पास ही रोजगार है। बेरोजगारी की ये समस्या कोरोना महामारी के बाद ज़्यादा बढ़ी है, हालांकि महामारी से पहले भी नोटबंदी ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया था। रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2022 के दौरान कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% पर आ गई है, और दरअसल अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 39.5 आ गई है। सर, एलपीआर रेट में ये कमी कितनी पुरानी है? ये ताज़ा आंकड़ा है या आपको लगता है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो लगातार होता जा रहा है और लेबर मार्केट पे लगातार इसको हिट मिल रहा है? शुभम, ये बेकारी पर जो हम आज चिंता देख रहे हैं, दरअसल ये हमारी स्थायी चिंता होनी चाहिए थी। अगर आप सिर्फ लेबर पार्टिसिपेशन रेट को देखें, एलपीआर को देखें, यानी रोजगार की उम्मीद रखने वालों की उम्मीद, तो ये उम्मीद के खत्म होने का आंकड़ा है। और 2016 में नोटबंदी से पहले शुभम भारत की एलपीआर 53% थी, यानी 100 में से 53 लोग जो थे वो रोजगार योग्य लोग जो जिसको आप कार्यशील आबादी कहते हैं वो रोजगार मांग रहे थे, और अब घटकर वो 40% रह गई। इसमें अगर इस पूरी चर्चा में अगर हम कोविड पर ये सारी तोहमत थोप देंगे तो हम भारत के बेरोजगारों के साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की और लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरने की और नौकरी ना मिलने की उम्मीदें टूटने का सिलसिला कोविड का वायरस आने से काफी पहले से शुरू होता है। और इसलिए 2018 में एनएसएसओ ने भारत में ये बताया था कि भारत में बेकारी की दर 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। तब भारत की जीडीपी माइनस में या नेगेटिव नहीं थी, तब भारत की आर्थिक विकास दर 7.5-8% के 7%, 6.5-7% के आसपास थी। उस समय भारत में बेकारी की दर रिकॉर्ड पर थी। यानी एलपीआर का जो असर हमने 2016 में देखा था, जो नोटबंदी के साथ शुरू हुआ, उसके बाद जीएसटी का असर छोटे उद्योगों पर पड़ा, वो 2018 में बेकारी के विस्फोट के रूप में सामने आ चुका था। दरअसल हम बहुत गहरी गंभीर बेरोजगारी में कोविड आने से पहले फंस चुके थे। कोविड ने तो हमें उससे और नीचे ले जाकर गिरा दिया। तो एक फैक्टर समझना जरूरी है कि भारत में रोजगार की उम्मीदें टूटने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। सर, एक सीधा सवाल मेरा ये था कि लॉकडाउन लगा, कोविड आया, लॉकडाउन लगा, काम धंधे बंद हो गए, जो ज़्यादा लोग थे वो बेरोजगार हो गए। अब तो काम धंधे शुरू हो गए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि हम प्री कोविड लेवल छू जा रहे हैं। ट्रेवलर्स की संख्या देख लीजिए, पावर कंजम्पशन देख लीजिए, फिर ये नौकरियां लौट क्यों नहीं रही हैं? हाँ शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हमें यहाँ भारत के रोजगार बाजार की तस्वीर देखनी चाहिए जो सरकारें आपसे कभी चर्चा नहीं करती हैं, सवालों का जवाब नहीं देती। भारत के रोजगार बाजार में 60% कारपोरेट नौकरियाँ, कंपनियों की नौकरियाँ, जिसमें अलग अलग स्तर पर हो सकती हैं, एक सामान्य लो लेवल मैनेजर से लेकर और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तक की 60% नौकरियाँ केवल 5 इंडस्ट्रीज से आती हैं।
5 उद्योग और सेवाओं से आती हैं। इनमें सूचना तकनीक है, इसमें बैंक है, इसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें हेल्थ केयर है और इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से आपके संगठित क्षेत्र के कॉर्पोरेट जॉब्स आते हैं। सरकारी नौकरियों को हम अलग कर देते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स आते हैं। इनमें भी शुभम 39% के आसपास कॉर्पोरेट जॉब्स केवल फाइनेंशियल सर्विसेज में है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। के रेटिंग्स की रिपोर्ट आई थी जब 2021 में भारत में बेकारी का विस्फोट हमने देखा था कोविड से आने के बाद। इनको अगर आप अलग निकाल दें, इनकी नौकरी में गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। जैसे ही जॉब्स खुलने शुरू हुए, बाकी लोगों का आना शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत नौकरियां यहां आना शुरू हुई हैं। जैसे हमने देखा आईटी सेक्टर में, तो आपको कुछ अच्छी खबरें चमकती हुई अखबारों में दिख जाएंगी कि नई हायरिंग हो रही है। बट ये पूरी हायरिंग भारत के बेरोजगारी स्पेस का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि भारत में केवल संगठित क्षेत्र की में जो नौकरियां हैं वो मुश्किल से 47 करोड़ हैं। 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जो संगठित और कॉर्पोरेट नौकरियों का हिस्सा हैं, और इनमें केवल 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीएफ और बाकी उस व्यवस्था में आते हैं। तो जब संगठित क्षेत्रों को आगे निकाल दें शुभम, तो उसके 2 हिस्से ऐसे बचते हैं जहां से भारत की अधिकांश जॉब्स आते हैं, और वो दोनों हिस्से कोविड के दौरान टूट गए और वहां रोजगार वापस नहीं लौटे। पहला हिस्सा था जो सेमी स्किल्ड लेबर्स को जगह देता था, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी और स्मॉल बिजनेसेस थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेसेस, इसमें ट्रेड था जिसमें बहुत सारी सर्विसेज थी, उद्योग थी। इनकी बुरी दशा हो गई और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन छोटे उद्योगों में काम नहीं लौटा, कारोबार नहीं लौटा। और दूसरा हिस्सा जो भारत में अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को काम देता था, वो सर्विसेज थी। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स, सामान परिवहन, ये दूसरा हिस्सा था जो बुरी तरह टूटा। तो ये दोनों हिस्से जिन पर कोविड ने सबसे ज़्यादा असर किया था, उन दोनों हिस्सों में नौकरियां वापस नहीं लौटी। नौकरियां एक सीमा से तक रिकवरी के बाद वापस न लौटने के बाद हमने ये देखा, इसका दूसरा चेहरा देखा कि लोग वापस मनरेगा की तरफ पहुंच गए। और इसलिए हमने रूरल एरिया में जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड तक लेबर था, जो ड्राइविंग का काम भी जानता था, वो जाकर मनरेगा में काम करने लगा। वहां हमने डेली वेजेस कर्मचारियों की बढ़ोतरी और जॉब की मांग ज़्यादा देखी। जबकि इन 2 बड़े सेक्टर से जहां जॉब्स लौटने की उम्मीद थी, वहां जॉब्स नहीं लौटे। और ये इसको समझने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं शुभम। आप अपने आसपास कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ देख लीजिए, अपने आप ट्रेड की एक्टिविटीज़ देख लीजिए, अपने आसपास रिटेल की एक्टिविटीज़ देख लीजिए। ये सारी जो गतिविधियाँ थी जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स आते थे, उनमें वो रिकवरी अभी तक नहीं आई है जो रिकवरी हमें ऊपर से बड़े आंकड़ों में दिखती है। और फिर हम वही वापस आते हैं कि जो के शेप रिकवरी है, उस के शेप रिकवरी में ऊपर कॉर्पोरेट नौकरियां हैं और नीचे वाले हिस्से में ये नौकरियां हैं जहां से एलपीआर या लेबर पार्टिसिपेशन रेट की गिरावट या नौकरियां मिलने की उम्मीद खत्म होती दिखती। तो जो नीचे बड़ा बेस था पिरामिड का, जो सबसे बड़ा बेस था, वहां रोजगार के बाजार में कोई हलचल, कोई बदलाव नहीं है अंततः। तो यह आंकड़ा हमें लोगों की हताशा का संकेत देता है। सर, एक और मेरा सवाल है छोटा सा कि आरबीआई से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और S&P मूडीज से लेकर भारत की एजेंसियों तक सबके अनुमान है कि भारत में जो आर्थिक विकास दर है 7-7.5% के आसपास रहेगी। सबके अनुमान इसी के इर्द गिर्द हैं। क्या 7.5% की आर्थिक विकास दर भारत की बेरोजगारी का ये जो मौजूदा चेहरा है, इसे अच्छा करने में, बेहतर करने में मददगार होगी? अब हम दूसरे, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शुभम, और अब हम बड़े ट्रैप में चले गए हैं बेरोजगारी को लेकर। हमने एक अजीब सा दौर देखा जो दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देता। भारत में 2017-18 में बेकारी दर, जो हमने जैसे NSO के आंकड़े का जिक्र किया, बेकारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी, 6.1% के आसपास थी, और फरवरी में 8.75% के पर आ गई। भारत दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जिसमें ग्रोथ बढ़ने के साथ बेकारी बढ़ी है। आमतौर पर यह फिनोमेना नहीं होता। जब आपके यहाँ आर्थिक विकास दर बढ़ती है या तरक्की बढ़ती है, आंकड़ों में भी सरकार दिखाती है, तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। पर अगर आप पिछले 10 सालों में भारत की ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को साथ साथ देखें तो आपको दिखाई देगा कि दोनों, अगर ग्रोथ भी बढ़ी तो नौकरियां भी बढ़ी। यानी हम जितनी आर्थिक विकास दर पैदा कर रहे थे, उतनी नौकरियां हम पैदा नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति थी कोविड आने से पहले। उस समय हमारा आकलन यह था कि भारत को 2030 तक करीब 90 मिलियन नए रोजगार जोड़ने पड़ेंगे। उन लोगों, इसमें वो लोग जो नई लेबर फोर्स पढ़ लिख कर या ट्रेन होकर आ रही है, और दूसरा हमको एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से निकाल कर, मनरेगा वाले जो मजदूर हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का बेस छोटा है और उस पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, उन्हें बाहर निकाल कर इकॉनमी की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। तो हमें 90 करोड़ के आसपास नौकरियों की ज़रूरत होगी। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ 7.5% की विकास दर तो हमारी उस
रोजगारों की जरूरत को भी पूरा नहीं कर सकती जो कोविड से पहले थी। अब तो कोविड के बाद भारत की आर्थिक विकास दर को डबल डिजिट और उससे ज्यादा अगर वो नहीं हुई तो हम वो बैकलॉग ही पूरा नहीं कर सकते हैं। वो नौकरियां जो लौट के फिर नहीं आई, पहले तो हमें उन नौकरियों को वापस लाना पड़ेगा जो लोग खिसक कर काम करते करते बेरोजगारी में पहुंच गए। और इसमें महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है। इसमें मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस पिछले 2 साल में हुए। ऐसे लोग जो मिडिल क्लास की सीमा पर या फ्रिंज पर बैठे हुए थे वो बेकारी में खिसक गए। तो पहला तर्क तो ये, पहली जरूरत तो ये कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो, इतने समय तक रहे कि जो गई हुई नौकरियां हैं वो वापस आ जाएं, और उसके बाद जो नए लोग जुड़ रहे हैं बिल्कुल जॉब्स में वो आए। और इसीलिए एलपीआर हमें बताती है कि अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से बात करिए जो रोजगार तलाश रहा है, उसकी समस्या यह है कि जब तजुर्बेकार लोग, काम करने वाले लोग, अनुभवी लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो नए को कौन काम देगा, क्योंकि जिनके पास काम था उनका भी काम खत्म हो गया। और ये उस हताशा का या उस निराशा का संकेत है एलपीआर के आंकड़े में या लेबर पार्टिसिपेशन रेट के आंकड़े में जो हमें दिखाई दे रहा है। और अभी हमने इस पर चर्चा नहीं की है कि कोविड के बाद भारत में औसत वेतन दर निचले रोजगारों में कितनी तेजी से टूटी है। लोगों को जितना पैसा कोविड से पहले काम के लिए मिल रहा था, छोटे छोटे कामों के लिए भी मिल रहा था, उससे कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और जॉब्स लिमिटेड हैं। और इसलिए मार्केट का जो बैलेंस है वो सप्लाई साइड की तरफ है, लेबर की सप्लाई के कारण। तो वो एक दूसरी चुनौती जो भारत के वेजेस रेट में दिखाई देती है। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अंशुमान जी ने कही वो ये कि नौकरी ना मिलना एक खराब खबर है, लेकिन नौकरी ना मिलने से लोगों की जो हताशा इस हद तक आ जाना कि वो नौकरी ढूंढना ही छोड़ दें, ये ज़्यादा खराब खबर है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का कब्जा हो सकता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के बीच 44 अरब अमेरिकी डॉलर का ऑफर किया गया, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। एलन मस्क ने ट्विटर में $54.20 प्रति शेयर नगद में डील की है। डील फाइनल होने की खबर के बाद ट्विटर के शेयर में 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। सर, इतना पैसा जितना बताया जा रहा है एलन मस्क आसानी से जुटा लेंगे क्या? हाँ शुभम, ये सबसे बड़ी डील थी और इसको लेकर आप जब धीमे धीमे परतें बाहर आ रही हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और 2 बड़े सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप आंकड़ों के भीतर उतर कर देखें तो उनके पास जो कैश होल्डिंग है वो करीब करीब $3 मिलियन के आसपास की दिखाई दे रही। अगर एलन मस्क को पहला जो फार्मूला बाजार में दिख रहा है वो ये दिख रहा है, हालांकि एलन मस्क ने अपनी सूचना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को और स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है, बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को मान लिया है। अब यहाँ से असली खींचतान शुरू होती है जब एलन मस्क को करीब $21 बिलियन के आसपास की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सारी डील कैश में है। तो जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से एलन मस्क के पास जो कैश रिजर्व है वो लगभग $3 बिलियन के आसपास का, और इसके अलावा कुछ बाकी चीजें उपलब्ध हैं जिनके आधार पर उन्हें इसे फिनांस करना होगा। अब उनके पास जो तरीका है वो उन्हें करीब ऐसा माना जा रहा है कि $13 बिलियन के आसपास की बैंक फाइनेंसिंग सिक्योर करनी पड़ेगी जो इसको लाने के लिए। तरीका ये बाजार ये अंदाज कर रहा है कि एलन मस्क को अपने टेस्ला के कुछ शेयर प्लेस करने पड़ेंगे। वो करीब 12.4 बिलियन के प्लेज शेयर होंगे और उससे फिनांस होगा। एक विकल्प इस पैसे को लाने का ये है। हालांकि इस प्लेजिंग के साथ टेस्ला की ताकत में थोड़ी कमजोरी आएगी, क्योंकि टेस्ला को लेकर भी निवेशकों का काफ़ी उत्साह रहा है, लेकिन मस्क के लिए और उनकी साख को देखते हुए बाजार में उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये कि अगर वो ये ऐसा नहीं करना चाहते तो उनको इस हिस्सेदारी खरीदने के लिए कुछ और इन्वेस्टर्स को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, कुछ नए इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे जो इस पूरी परचेज को फिनांस करें और उसमें वो पैसा डालें। ये चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है कि एलन मस्क अकेले ही ट्विटर को में $21 बिलियन लगाएंगे या वो कुछ और इन्वेस्टर्स को इसमें पार्टिसिपेशन देंगे। दूसरी चीज़ है। तीसरी बात ये कि जब ये आमतौर पर जब अमेरिका में टेक ओवर्स होते हैं तो छोटे निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं क्योंकि उनको अच्छा वैल्यू मिलता है। तो एलन मस्क को और ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। खासतौर से जैक डोर्सी क्या करेंगे, जिनकी दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है ट्विटर में, वो अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे या वो एलन मस्क के साथ इस कंपनी में बने रहेंगे, ये बात हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। तो फिनांसिंग को लेकर प्रत्यक्ष रूप से एलन मस्क के सामने कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन परोक्ष रूप से एलन मस्क के पास लिक्विड एसेट्स कम है, ऐसा शुरुआती आकलन दिखाई दे रहा है। उसके लिए उन्हें टेस्ला में अपनी हिस्सेदारी से कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना पड़ सकता है।
प्रोसेस ये होगा शुभम कि अब इसके बाद एलन मस्क को अपनी बैलेंस शीट, अपने फाइनेंसिंग के इंतजाम बोर्ड को दिखाने होंगे, ट्विटर के बोर्ड को ये बताना पड़ेगा कि उनके पास इतनी हैसियत, क्षमता है कि वो इस डील को खरीद सकते हैं, और उसके बाद फिर वो रेगुलेटर्स के पास और स्टॉक एक्सचेंजेस के पास मंजूरी के लिए जाएगी, और फिर ये कंपनी के स्तर से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर, रेगुलेटरी अप्रूवल्स कितना बड़ा चैलेंज होगा? वहां तो कोई इशू नहीं आएगा? ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक दो सवाल इसके साथ उठ रहे हैं चर्चा में, जो मैंने समझने की कोशिश की ग्लोबल इन्वेस्टर से जो इस डील को करीब से परख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या ये मोनोपोली का इशू बनेगा? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एलन मस्क के जो बाकी कारोबार हैं वो सोशल नेटवर्क से कहीं नहीं जुड़ते हैं। वो टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं, वो स्पेस की टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हैं, कार ऑटोमोबाइल के बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर उनके एक अधिकार का मुद्दा नहीं बनता। लेकिन ये कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, ट्विटर एक पब्लिक कंपनी से, और यहाँ अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ इंटरवीन करेगा, यानी कंपटीशन का कानून इसमें इंटरवीन करेगा कि नहीं, क्योंकि ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है, और ट्विटर, फेसबुक, गूगल जैसी जो कंपनियां हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए, इन्हें रेगुलेट करने के लिए दुनिया में हर जगह अलग अलग कानून हैं। यूरोप का कानून बिल्कुल अलग है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहे, भारत के भी कानून हैं, दुनिया के बाकी देशों के भी कानून हैं। वो कानून क्या एक सोशल मीडिया, जो देश दुनिया की सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उसे एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट पर्सन की होल्डिंग में जाने देगा? और क्या उसे एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये चीज हमें नहीं पता है इस संदर्भ में, क्योंकि ये भारत दुनिया के इतिहास में पहली घटना है जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि एक पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में बदलने जा रही। और उसके बाद चूंकि वो बहुत सारे इसके राजनीतिक मंतव्य भी हैं, ट्विटर ने दुनिया में अच्छे बुरे तमाम तरीके की छाप और असर छोड़े हैं, बहुत सारी डिबेट्स को प्रमोट किया, बहुत सारे विवादित फैसले लिए हैं, बहुत सारे कुछ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट आज तक बंद है। तो ट्विटर को पर क्या एक निजी व्यक्ति चलाएगा, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी रहेगी? ये कॉल दुनिया में जो एंटी ट्रस्ट और एंटी कॉम्पिटिटिव और कंटेंट रेगुलेटर्स हैं उनकी होगी। और यही सबसे दिलचस्प पहलू है इसका कि एलन मस्क के पास संसाधन तो आ सकते हैं, पर रेगुलेटर्स को वो कन्विंस कर पाएंगे ट्विटर को लेकर, ये देखना होगा। तो ये लंबी चलने वाली तैयारी है, और ये पेचीदा तैयारी है। ट्विटर एलन मस्क का हो पाएगा इस वहां तक पहुंचने में अभी कई सारे पेंच हैं जिन पर लगातार हमारे पास अपडेट भी आते रहेंगे, और दिलचस्प बहसें भी समानांतर रूप से चलती रहेंगी, और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी लंबी बाकी है। 10 साल के लिए सरकारी बॉन्ड की यील्ड सोमवार को तेजी से गिरी। यील्ड में करीब 12 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई, और ये गिरकर 7.04% तक पहुंच गई। ये 19 महीने में सबसे बड़ी गिरावट थी। बॉन्ड यील्ड में ये गिरावट का मतलब ये है कि अब भारत की सरकार को जो बाजार से कर्ज अब से 4 दिन पहले तक या 1 हफ्ते पहले तक महंगा मिल रहा था, वो अब सस्ता मिलने लगा है। सर, ये गिरावट क्यों आई? एक तात्कालिक बड़ी वजह दिखाई देती है कि स्टेट राज्यों को जो अपने कर्ज के कार्यक्रम बाजार में घोषित करने थे वो कम हो गए, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि राज्य सरकारें भी अपने जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बोरोइंग के लिए आएंगी, वो नहीं आई, और इसका असर हमें ये दिखाई दिया कि बाजार में शायद डेट की मांग में थोड़ी गिरावट आई है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये दिखाई दिया कि तात्कालिक तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई, कमोडिटीज़ की कीमतें पिछले 2-3 दिन में टूटी, और ग्लोबल मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डीप स्लोडाउन के संकेत मिलना शुरू हुए, जिसका भी असर इस एंथुसियाज्म पे पड़ा कि अगर ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें और कमोडिटी की कीमतें गिरेंगी तो अगले 1 महीने में दुनिया में महंगाई की दर में भी थोड़ी गिरावट आने की संभावना होगी। ये दो ऐसे पहलू थे जिन्होंने भारतीय बाजार में बॉन्ड यील्ड को तेजी से कमजोर किया, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि शायद ये अस्थायी रहेगा। और अब निगाह रिजर्व बैंक की पॉलिसी पर होगी जून में। जो चर्चा है उस हिसाब से शायद रिजर्व बैंक पहली बार जून में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पहले चरण की घोषणा शायद कर सकता है। और भारत में भी कर्ज महंगा होना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर की जो ट्रेन चल रही है, हम भी उसमें सवार हो जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, वो जो आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगी। सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल आपसे फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।